Good morning students. In this video I am going to explain chapter 13 motion and time of science of class 7th. So let's start the chapter. In class 6 you learned about different types of motions. क्लास 6 में आपने डिफरेंट टाइप के मोशंस के बारे में पढ़ा है. यू लर्न दैट मोशन कुड बी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी अ सर्कुलर और पीरियोडिक. मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है. स्ट्रेट लाइन मीन्स सीधे जा रहा है, एंड सर्कुलर मीन्स सर्कल में मूव कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, और पीरियोडिक मीन्स कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो बॉडी अपना मोशन जो कोई ऑब्जेक्ट है वो रिपीट करे, उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. मीन्स कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन दोबारा से रिपीट करे तो उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशंस. नेक्स्ट वन इज़ द स्लो और फास्ट. कुछ मोशंस स्लो होते हैं और कुछ क्या है फास्ट होते हैं. वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स. हमें पता है, आप सड़क पे भी देखते होगे, रोड पे देखते होगे कि कुछ व्हीकल्स जो हैं वो दूसरे व्हीकल से फास्टर चलते हैं, और कई बार सेम व्हीकल्स क्या है कभी फास्ट चलते हैं कभी स्लो, डिफरेंट टाइम्स पे. अगर रोड के ऊपर ट्रैफिक है तो वही व्हीकल वहाँ पे स्लो चलेगा, अगर रोड क्लियर है तो वही व्हीकल वहाँ पे फास्ट चलेगा. तो किसी डिफरेंट टाइम्स पे क्या है स्पीड है जो व्हीकल की वो वेरी करती है. हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग स्लो एंड विच वन इज़ मूविंग फास्ट. तो आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्लोली और कौन सा मूव कर रहा है फास्ट. अगर तो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं रोड पे सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सभी व्हीकल्स, तो हम इजीली वहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ कौन सा वाला व्हीकल फास्टर मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर. तो एक एक्टिविटी बता रखी है उन्होंने, सी द एक्टिविटी 13.1. Look at the figure 13.1. It shows the position of some vehicles moving on a rod in the same direction at some instant of time. किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ व्हीकल्स जो हैं एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं. और देन नाउ लुक एट द फिगर 13.2. इट शोज़ द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम. जो फिगर 13.2 है उसमें पोजीशंस बता रखी है उन्हीं व्हीकल्स की, सेम व्हीकल्स की, लेकिन कुछ टाइम के बाद. सी द फिगर्स नाउ. ये देखो, ये कुछ फिगर्स बता रखी हैं. पहले व्हीकल्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं रोड पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है. और नेक्स्ट जो है जो व्हीकल्स, सेकंड वाली जो पिक्चर है वो बता रही है हमें पोजीशन उन्हीं व्हीकल्स की, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम के बाद, सम टाइम के बाद, सपोज कर लो 5 मिनट्स के बाद ये पिक्चर्स हैं जो शो हो रही हैं उन व्हीकल्स की. Now which vehicle is moving the fastest of all, which one of them is moving the slowest of all. तो ये डिसाइड करके बताना है कि कौन सी इनमें से सबसे फास्ट चल रही है. तो अब देख सकते हो फिगर में यहाँ पे ये ब्लू कार है, यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है. सपोज करो 5 मिनट के बाद इसने सिर्फ यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आगे आ गई है सबसे, ठीक है. लेकिन ये जो ग्रीन वाली कार है इसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके उसी टाइम में 5 मिनट में ही सबसे आगे आई है. तो सबसे फास्टेस्ट कार कौन सी हुई, ये ग्रीन वाली हुई. एंड सिमिलरली ये वाली जो कार है पहले भी फर्स्ट पिक्चर में भी सबसे लास्ट में थी और आफ्टर 5 मिनट्स भी सबसे बाद में ही रही है, तो ये वाली कौन सी होगी, सबसे स्लो. तो इस तरह से हम टाइम और डिस्टेंस देखकर कि किस बॉडी ने, किस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया है, उससे हमें पता लग सकता है कि कौन सी व्हीकल फास्ट है और कौन सा स्लो है. The distance moved by the objects in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. Underline this line. किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस कितना मूव किया, किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कितना इंटरवल ऑफ टाइम दिया कि 5 मिनट्स के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फास्ट मूव कर रही है और कौन सी स्लो कर रही है. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट यू हैव टू गो ऑन सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड. सपोज कर लो आपने अपने जो फ्रेंड है उसे बस स्टैंड पे सी ऑफ छोड़ने जाना है. सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाईसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन्स टू मूव. आपने अपने बाईसाइकिल को पैडलिंग करनी स्टार्ट की, आपने उसी टाइम पर क्या बस भी क्या चलनी वहाँ से स्टार्ट होगी. द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस. सेम टाइम पे आपने साइकिलिंग की पैडलिंग स्टार्ट की थी और सेम टाइम पे बस स्टार्ट हुई थी, लेकिन 5 मिनट्स के बाद आपका जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था एज़ कम्पेयर टू बस. तो वुड यू से दैट बस इज़ मूविंग फास्टर देन द बाईसाइकिल. तो हम ये कह सकते हैं जो बस थी वो एज़ कम्पेयर टू बाईसाइकिल वो क्या फास्ट मूव की. वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ हायर स्पीड. हम जनरली बोलते हैं कि जो फास्टर व्हीकल्स होते हैं, जो फास्ट मूव करते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो भी क्या ज़्यादा होती है. तो एक 100 मीटर रेस में, इन 100 मीटर रेस
इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ द हाइएस्ट। अगर कोई 100 मीटर की रेस है उसमें हम अच्छी तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन है सबसे फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है। सपोज करो कोई कार या बाइक रेस होती है और 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस दे दिए कितना है 100। अब जोन सी बाइक या जोन सी व्हीकल जो भी है वो सबसे पहले उस डिस्टेंस को कवर करेगी कम टाइम कम में सबसे पहले डिस्टेंस कवर करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, हाईएस्ट होगी। वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। जो सबसे कम टाइम लेगा इस 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। डिस्टेंस पता है तो कम टाइम में कवर करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ स्पीड के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी गई है। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आपको स्पीड के बारे में पता है, जनरली आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो कि किस व्हीकल की क्या स्पीड है। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time। अभी जो हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ी है 100 मीटर रेस की, उससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो स्पीड है वो कैसे पता चलेगी किसी इंसान की या किसी व्हीकल की, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन या व्हीकल जो डिस्टेंस है वो कम टाइम में कवर करता है। कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस दे दिया और उसे कम से कम टाइम में अगर फास्टरली कवर अप कर जाएगा तो उसकी स्पीड क्या ज़्यादा हो जाएगी। या फिर आपको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दे दिया और कह दिया कि आपको 5 मिनट्स के अंदर ही उसे कवर करना है, तो जो व्हीकल है 5 मिनट के अंदर उस डिस्टेंस को कवर कर देगा, उसकी जो स्पीड क्या होगी वो ज़्यादा होगी। The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time. Underline this line. सबसे इजी वे क्या है किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फाइंड आउट करना कि वो उनमें से कौन सबसे फास्ट मूव कर रहा है। वो कौन सा मेथड है कि उनके डिस्टेंसेस को कंपेयर करो, कितना उन्होंने कवर किया इन अ यूनिट टाइम, जितना टाइम उन्हें गिवन है उसमें उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन से ऑब्जेक्ट की स्पीड फास्ट है और कौन से की स्लो है। सपोज एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है 10 किलोमीटर इन 5 मिनट्स एंड सेकंड वाले ने ऑब्जेक्ट ने कवर किया 11 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। टाइम उन्हें 5 मिनट्स दे दिया था और डिस्टेंस का कंपैरिजन किया तो एक का 10 है और एक का 11 है, तो 5 मिनट के अंदर जिसने 11 किलोमीटर कवर किया तो उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स, व्हीकल्स, इन सब की क्या है स्पीड को कंपेयर करके, उनके डिस्टेंसेस को कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्पीड फास्ट है और कौन सी की स्लो है। We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. Underline this line. कितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है यूनिट टाइम में, कितने टाइम में, उसे हम उसको किस तरह से कंसीडर करते हैं, उसकी स्पीड के साथ कंसीडर करते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट की उतनी स्पीड है जिसने इतने डिस्टेंस उसने इतने टाइम में कवर कर दिया। Underline this line. We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. अगर किसी ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट की क्या है, स्पीड है, कि वो स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है। When we say that a car is moving with a speed of 50 km per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometers in 1 hour. जब हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कार है, मूविंग कार है, उसकी जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में। 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। लेकिन आपको ये तो पता ही है कि कार जो है वो ये तो नहीं कि कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही होगी, मींस एक ही स्पीड के साथ। कई बार ट्रैफिक मिलने की वजह से उसे स्लो होना पड़ रहा होगा, कई बार रोड क्लियर होने की वजह से फास्ट होना पड़ा होगा। तो लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम कहते हैं कि उस कार का 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही थी, तो उसका मतलब ये होता है कि हम टोटल उसका डिस्टेंस बता रहे हैं कि उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्स्टेंटली हर रास्ते पे 50 किलोमीटर की स्पीड से ही चल रही थी। इसका मतलब होता है कि उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया
1 घंटे में। हो सकता है वो बीच में कभी फास्ट हुई हो कभी स्लो हुई हो, पर उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 50 किलोमीटर पर आवर। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी यूजली कंसीडर दैट ओनली द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। तो क्या हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 1 घंटे में। एक्चुअल में ये स्पीड कौन सी होती है, द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, क्योंकि वो बीच में कई बार स्लो हुई होती है फास्ट, तो हम क्या उसकी एवरेज कैलकुलेशन निकालते हैं कि उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसीलिए तो जब भी कोई व्हीकल खरीदते हैं तो बोलते हैं कि इसकी एवरेज क्या है, तो वो एवरेज इसी को बोलते हैं, हम उसकी एवरेज चेक करते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं हम। वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर द एवरेज स्पीड। तो जो बुक्स में स्पीड लिखा होता है वहाँ पे एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। सो फॉर अस द स्पीड इज द स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, टोटल टाइम कितना उसने लिया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो हमें क्या बताती है, उसकी स्पीड बताती है। और उसका फॉर्मूला क्या है स्पीड को कैलकुलेट करने का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो क्या फॉर्मूला स्पीड को कैलकुलेट करने का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्लियर अपने करनी है कैलकुलेट, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया और उसने टाइम नोट करेंगे कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया, तो उससे हमें उसकी स्पीड पता चल जाएगी। इस तरह से हम दो ऑब्जेक्ट्स को अगर पता करना है हमने कि उनमें से कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, तो उन दोनों का डिस्टेंस और टाइम डिवाइड करेंगे इस तरह से, और दोनों की स्पीड हमारे पास आ जाएगी, तो जिससे हमें डिफरेंस क्या उनका पता चल जाएगा। नेक्स्ट एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन है रोड लगा लो, और वहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो वेरी करती है, वो चेंज हो रही है बार बार, तो उसको बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अंडरलाइन दिस लाइन, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। और अगर उसी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड में है, मीन्स स्पीड उसकी चेंज नहीं कर रही है पूरे डिस्टेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट हैविंग मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, और यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को किस तरह से मेजर करना है। इफ़ यू डिडेंट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। अगर आपके पास क्लॉक नहीं है तो आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि क्या टाइम हो रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स वुड टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट द शेडोज़। तो आप इस चीज़ को हमें जानकर हैरानी भी होती है कि हमारे जो एल्डर्स थे तो वो किस तरह से शेडोज़ से देख के टाइम का अंदाज़ा लगाते थे कि अब दिन में कितने टाइम क्या टाइम हो रहा है। हाउ डू वी मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर। तो वो किस तरह से मंथ का और ईयर का टाइम इंटरवल जो है वो मेजर करते थे। आवर एंसेस्टर्स नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोटिस किया कि नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप रिपीट हो रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, फिक्स टाइम के बाद जो है वो अपने आप क्या रिपीट होती हैं नेचर में। तो उन्होंने वहाँ से अंदाज़ा लगाया टाइम का। फॉर एग्जांपल दी हुई है कुछ उन्होंने, दे फाउंड दैट सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। मतलब मॉर्निंग के टाइम पे जो सन था वो राइज होता था, उन्होंने ये नोट डाउन किया। हर मॉर्निंग उन्होंने हर दिन नोट किया। तो द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। तो एक सनराइज से लेके दूसरे सनराइज तक के जो टाइम इंटरवल था उसको क्या कह दिया गया, एक डे, एक दिन बना दिया गया। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक क्या कर दिया गया, एक मंथ बना दिया गया। एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक क्या बना दिया गया, एक मंथ बना दिया गया। न्यू मून मीन्स जिस दिन मून विजिबल नहीं होता है। ये आप 8th क्लास में स्टार और सैटेलाइट चैप्टर में पढ़ोगे, सोलर सिस्टम चैप्टर में। A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun। जब अर्थ एक रेवोल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करती थी तो उसकी वजह से जो मौसम थे वो चेंज होते थे, जिसकी वजह से उन्हें एक ईयर का अंदाज़ा होता था। तो इस तरह से जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने डेज, ईयर्स और जो है हमारे मंथ हैं उनका डिसाइड किया।
जो नेचर में कुछ जो इवेंट्स थे वो पर्टिकुलरली फिक्स टाइम के बाद रिपीट होते थे, उनसे उन्होंने आइडिया लिया डेज़ का, मंथ्स का और ईयर्स का। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। कई बार हमें वो टाइम भी देखने की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक दिन से कम होते हैं, तो उनके लिए क्लॉक्स और वॉचेज़ आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। तो उनके लिए क्या है, क्लॉक्स और जो ये वॉचेज़ हैं ये सबसे ज़्यादा बेस्ट डिवाइसेस हैं टू मेजर द टाइम, बिकॉज ये हमें स्मॉल से स्मॉल इंटरवल के टाइम के बारे में भी बताते हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज़ रैदर कम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ दैम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। जो वर्किंग प्रोसेस है क्लॉक का वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, पर लेकिन जो उनका जो भी सिस्टम है वो क्या पीरियोडिक मोशन फॉलो करता है। पीरियोडिक मीन्स पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो सबसे जो मतलब वेल नोन एग्जाम्पल दी जाए पीरियोडिक मोशन की तो वो क्या है, एक सिंपल पेंडुलम की बात करें तो वो क्या है, पीरियोडिक मोशन फॉलो करता है। नेक्स्ट सी द फिगर ऑफ द पेंडुलम। हेयर इज अ पेंडुलम। इस जो ये फिगर में दिख रहा है 13.4 में, इसको क्या बोलते हैं, पेंडुलम, और ये क्या पीरियोडिक मोशन को फॉलो करते हैं। देखो अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह से बना है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन। एक जो सिंपल पेंडुलम है वो बनता है किस तरह से, एक स्मॉल मेटालिक बॉल होती है या फिर कोई स्टोन लगा होता है, एंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। ये रिजिड स्टैंड लगा हुआ है यहाँ पे, और उसके साथ क्या है, यहाँ पे थ्रेड से इसे हैंग किया हुआ है, इस तरह से लटकाया गया, सस्पेंड किया गया। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक मेटेलिक बॉल है, ये थ्रेड है जिसको क्या यहाँ पे हैंग किया हुआ है एक रिजिड स्टैंड पे। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। अंडरलाइन दिस लाइन। ये जो मेटेलिक बॉल है इसको क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। पेंडुलम के इस मेटेलिक बॉल को क्या बोलते हैं, हम बॉब बोलते हैं। तो ये फिगर दिखाई गई है एक पेंडुलम की, इस तरह से ये पेंडुलम है और ये पीरियोडिक मोशन जो है फॉलो करता है, मीन्स पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है अपने मोशन को। फिगर 13.4a shows the pendulum at rest in its mean position। ये जो फिगर है ये शो कर रही है, आपको बता रही है कि जो पेंडुलम के रेस्ट पे है, अपनी मीन पोजीशन पे, अपनी सेंटर पोजीशन में रेस्ट पे पड़ा है। कहाँ पड़ा है, रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं है उसका भी। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro। देखो अगर हम बॉब को खींचते हैं और उसको छोड़ देते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो वो क्या होगा, इस तरह से मोशन को कवर करेगा। ये इस तरह से, सपोज यहाँ पे था पहले, आपका यहाँ सेंटर में था, अगर आप इसको इस तरह से लेके जाते हो और छोड़ते हो तो ये इस तरह से मूव करेगा। पेंडुलम क्या है, इस तरह से मूव करेगा। आपने पेंडुलम क्लॉक्स देखे होंगे काफ़ी, टू एंड फ्रो, जैसे आपका स्विंग्स होते हैं ना, स्विंग्स का मोशन होता है। जब आप बैठे होते हो सेंटर में तो वो रेस्ट पे होता है, जैसे आप स्विंग को लेना स्टार्ट करते हो तो वो एक बार आगे जाती है और फिर पीछे जाती है। तो इसी तरह से ये वो टू और फ्रो मोशन जो है, जैसे स्विंग्स फॉलो करती हैं वैसे ही पेंडुलम भी करता है। ये जो पेंडुलम का सेंटर वाला पोजीशन होती है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। जब हम इसे इस तरफ लेके जाते हैं साइड में, इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। सिमिलरली जब ये यहाँ से छोड़ते हैं और इधर जाता है तो इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये जो साइड वाली होती है बॉब पेंडुलम की, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये वाली जो सेंटर वाली है ये क्या है, मीन पोजीशन है। ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये सेंटर वाली क्या है, मीन पोजीशन है। The to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic or an oscillatory motion। Underline this line। ये जो इसका to and fro motion है पेंडुलम का, इसको हम periodic या फिर oscillatory motion बोलते हैं। oscillation means ये इस तरह से move करता है, इनको क्या बोलते हैं, oscillation। से swings है आपके, एक बार आगे जाता है फिर पीछे जाता है फिर आगे आता है, तो वो क्या oscillations करता है, एक तरह से vibrations करता है एक जगह पे। तो यहाँ पे भी क्या है, ये periodic है, मीन्स पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है। देखो यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे लिया, यहाँ से छोड़ दिया, तो ये एक बार यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा फिर आएगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर टाइम के बाद ये क्या रिपीट कर रहा है अपने मोशन को। तो इस ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो पेंडुलम किसकी एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन की। The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O। देखो एक जो भी पेंडुलम है उसकी एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट हो गया, कब बोलते हैं हम। सपोज करो आपका पहले पेंडुलम यहाँ पे O सेंटर पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन पे था, जब हम इसे लेकर गए
एक्सट्रीम पोजीशन तक, यहाँ तक बी तक, यहाँ से हमने इसे रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ा, मतलब पहले सेंटर में था, यहाँ से मूव कर गया इस तरफ, सपोज कर लो पहले इस तरफ जा रहा है, ए की तरफ मूव कर गया, फिर ए से बी गया, बी से दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन ओ पे आ गया, तो वहाँ पे क्या उसकी कंप्लीट हो जाती है एक ऑसिलेशन। पहले यहाँ पे रेस्ट पे था, रेस्ट से कहाँ लेके गए, ए पे, ए से वो कहाँ गया, बी पे, बी से दोबारा कहाँ गया, ओ पे, तो वहाँ पे क्या होगी उसकी ऑसिलेशन एक कंप्लीट होगी है। और अगर आप अपने जो स्टार्टिंग पोजीशन है ए से मानते हो, मीन्स पहले बॉब को एक्सटेंड कर लेते हो, यहाँ पर ए तक ले जाते हो और फिर क्या करते हो, अब इसे रिलीज़ करते हो, तो जब एक एक्सट्रीम पोजीशन से आप यहाँ से छोड़ते हो उस पेंडुलम को, तो जब इस एक्सट्रीम पोजीशन से पहले सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और दोबारा वापस अपनी उसी एक्सट्रीम पोजीशन पर रहता है, तब वहाँ पे क्या हो जाती है, ऑसिलेशन कंप्लीट हो सकती है। वन ऑसिलेशन क्या है, कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपने इसको मतलब नोट करना है कि उसकी ऑसिलेशन कब कंप्लीट हो रही है, या तो आप उसके सेंटर को स्टार्टिंग पोजीशन लेके चलोगे या उसकी एक्सट्रीम पोजीशन को। तो जब भी अगर कोई भी पेंडुलम है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया और दोबारा बैक अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाता है, तो वहाँ पे उसकी ऑसिलेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। मीन्स उस पेंडुलम का वो टाइम पीरियड है, उतने पीरियड के बाद वो क्या है, रिपीट करेगा अपने मोशन को। जैसे एक डे को बनने में सेकंड एक और एक डे में कितना डिफरेंस होता है, 24 आवर्स का डिफरेंस होता है। तो मीन्स 24 आवर टाइम के बाद वो सेकंड डे हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या उसका टाइम पीरियड है एक दिन का। ऐसे ईयर्स का टाइम पीरियड क्या है, 365 डेज। तो 365 डेज के बाद एक नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसका टाइम पीरियड हो गया। तो इसी तरह से इसकी फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट हुई और उसके बाद सेकंड ऑसिलेशन स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा, वो क्या हो गया, उसका टाइम पीरियड होता है। तो एक ऑसिलेशन को कितना कंप्लीट करने में उसे टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड। अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी है 13.2, जिसमें आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना बताएंगे। सेटअप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 30.4a। इस तरह से एक पेंडुलम ले लेना है आपने, विद थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर। जो थ्रेड की जो लेंथ है वो 1 मीटर लेनी है। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाय, जो भी फैन चल रहे हैं आपके आसपास उसे बंद कर दो, बिकॉज उसकी वजह से फ्लक्चुएशन आ सकती है, आपकी जो रीडिंग्स होंगी एरर आ सकती है उसमें। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन। बॉब को पूरे प्रॉपरली रेस्ट पे आने दो, मीन पोजीशन पे, अपनी जो सेंटर पोजीशन है। फिर क्या करना है, मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। जैसे इस तरह से आपका जो बोब है लटक रहा है ना, इस तरह से सस्पेंड किया हुआ है, तो उसके जो नीचे फ्लोर है या तो वहाँ पे मार्क नोट कर लो, या फिर इस बॉब के जो पीछे दीवार है वहाँ पे उसके सेंटर वाली पोजीशन पे मार्क नोट कर लो। मीन्स यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ पे है, तो यहाँ पे फ्लोर पे नोट कर लो, नहीं तो इसके जो पीछे वॉल है वहाँ पे मार्क कर लो सेंटर पोजीशन को। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। हमें एक स्टॉप वॉच की जरूरत है, अगर नहीं है तो आप रिस्ट वॉच भी यूज़ कर सकते हो। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। इसको मोशन में लाने के लिए इसको हल्का सा पकड़ेंगे और एक साइड की तरफ ले जाएंगे। आपने पुश नहीं करना है, इसे धक्का नहीं देना है ज़ोर से, आपने बस हल्का सा उसे रिलीज़ करना है, बिकॉज अगर आप ज़ोर से पुश करोगे तो वो भी क्या है, एरर करेगा रीडिंग में। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन। Remember that bob is not to be pushed when it is released. Note the time on the clock when the bob is at mean position. जब स्टार्टिंग में वो अपनी मीन पोजीशन पे था तब आपने नोट करना है टाइम। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन बॉब इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपकी मर्जी है, आप अपने स्टार्टिंग जो पोजीशन है उसकी मीन लेनी है पेंडुलम की या एक्सट्रीम वाली लेनी है। मेजर द टाइम पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। फिर देखना है हमने कि वो 20 ऑसिलेशंस कितने टाइम में कंप्लीट करता है। मीन्स सपोज कर लो पहले यहाँ पे था हमारा बॉब, इधर गया वापस आया, एक ऑसिलेशन, फिर गया फिर वापस आया, सेकेंड ऑसिलेशन, फिर गया फिर वापस आए, थर्ड ऑसिलेशंस। इस तरह से टोटल जब वो 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेगा, आपने काउंट करनी है वो ऑसिलेशंस, तो उसमें उसने कितना टाइम लगाया वो टाइम आपने नोट करना है। योर ऑब्जर्वेशंस कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस
रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपने डिफरेंट ऑसिलेशंस पे क्या इसको रिपीट करना है। बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस गेट द टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। देखो सपोज कर लो आपने जो 20 ऑसिलेशंस थी वो 20 टाइम में कंप्लीट की हैं, 20 सेकेंड्स में कंप्लीट कर दी हैं। किस तरह से निकालने आपने जो टाइम पीरियड है, जितना उसने टाइम लिया है वो ऊपर रखना है, जितनी उसने ऑसिलेशंस की हैं वो नीचे रख के वो निकालना है आपने। सपोज कर लो 20 सेकेंड्स लगे हैं 20 ऑसिलेशंस के लिए, तो टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस कितना है, 20 सेकेंड है। तो टाइम टेकन हमने एक ऑसिलेशन के लिए निकालना है। अगर हमें एक का पता लग जाएगा तो वो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा कि मीन्स एक के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है। तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 20। देखो अगर आपके पास 20 टॉफ़ीज़ की आपको कॉस्ट पता है, आपने 1 की निकालनी है, तो उसे आप डिवाइड करते हो, वही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे यूनिटरी मेथड का। तो यहाँ पे देखो क्या है, कितना टाइम उसे लगा। सपोज कर लिया हमने 20 सेकेंड्स लगा, उसकी ऑसिलेशंस कितनी थी 20, तो एक की इस तरह से हम निकाल लेंगे, हमारे पास कितनी आ गई 1 सेकेंड आ गई। तो मीन्स एक ऑसिलेशन का उसका टाइम कितना है 1 सेकेंड आ गया, टाइम पीरियड कितना आ गया 1 सेकेंड आ गया। इस तरह से हम पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डिफरेंट ऑसिलेशंस पे उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे, आप देखोगे कि इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस, नोट दैट स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। आप नोट डाउन करोगे कि जो आपका जो टाइम पीरियड है वो सेम होगा। देखो जैसे 20 ऑसिलेशंस के लिए उन्होंने निकाला, पहले टाइम पीरियड उनका 42 सेकंड आया, फिर 30 ऑसिलेशंस के लिए कुछ और आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप टाइम पीरियड नोट करोगे ना, वो आप देखोगे कि एक केस में 2.1, सब में 2.1 ही होगा। अगर बाई चांस आपका 2.0 आता है तो वो स्लाइटली एरर की वजह से आपने ज़्यादा ज़ोर से पुल कर दिया, वो हो सकता है। लेकिन आप ये नोट करोगे कि जो टाइम पीरियड है वो हर केस में सेम आएगा। जो एक ही लेंथ का आपने पेंडुलम लिया है, जब आप उसे डिफरेंट ऑसिलेशंस देखकर उसका टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करोगे तो आपका वो टाइम पीरियड हर केस में क्या है सेम आएगा। बिकॉज एक पेंडुलम कितने भी मर्जी ऑसिलेशंस दे दो, उसका जो टाइम पीरियड क्या होगा वो हर ऑसिलेशन के लिए सेम होगा। Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. These clocks are called the quartz clocks. The time measured by quartz clock is much more accurate than that by the clocks available earlier. तो जो पहले पेंडुलम क्लॉक्स थी उनमें कई बार एरर आ जाता था, तो उसकी वजह से अब जो टाइम है, अब के टाइम जो इलेक्ट्रिक सर्किट वाली वॉचेस यूज़ की जाती हैं जिसमें सेल्स पड़ते हैं, और उनको क्या बोलते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक बोलते हैं, और इनका जो टाइम मेजरमेंट होती है वो एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेयर टू द पेंडुलम क्लॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट बता रखे हैं टाइम और स्पीड के, इनको भी अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बेसिक यूनिट है टाइम का वो सेकंड होता है, और इसकी जो लार्जर यूनिट्स हैं मिनट्स और आवर्स हैं। अंडरलाइन दिस लाइन। आपको पता है कि ये यूनिट्स आपस में भी किस तरह से रिलेटेड है। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह से अगर 1 आवर में सेकेंड्स निकालने हो तो वो कितने होते हैं 3600 सेकेंड्स होते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। तो अगर हमें बेसिक यूनिट निकालने हो स्पीड के क्या होंगे, देखो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मीटर यूज़ कर रहे हैं बेसिक यूनिट जो स्पीड का डिस्टेंस का है, और टाइम के लिए बेसिक यूनिट क्या है सेकंड। तो डिस्टेंस का क्या हो गया मीटर पर सेकंड, और हम इसके और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अनदर यूनिट्स में, मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर में। देखो इस तरह से लिखा था ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के यूनिट क्या हो गए मीटर, टाइम के यूनिट्स क्या हो गए सेकेंड, तो स्पीड के यूनिट क्या बन गए मीटर अपॉन सेकेंड, मीन्स मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से जो स्पीड के हैं वो यूनिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। यू मस्ट बी रिमेंबर दैट सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन द सिंगुलर। तो ये सिंबल हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखने चाहिए, प्लूरल में नहीं। जैसे आप 50 किलोमीटर लिखना सही बात, लेकिन 50 किलोमीटर्स क्या है इनकरेक्ट है, तो हमेशा क्या 50 किलोमीटर सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं इन यूनिट्स को। बुजो इज वंडरिंग हाउ मैनी सेकेंड्स देयर आर इन अ डे एंड हाउ मैनी आवर्स इन अ ईयर, कैन यू हेल्प हिम। बुजो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही है कि सेकेंड कितने होते हैं एक दिन में और कितने क्या है आवर्स होते हैं एक ईयर में। अब आपको अगर इनका रिलेशन पता है आपस में तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ईजिली। देखो 1 डे में 24 आवर होते हैं,
एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो उनको आगे हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 1 घंटे में कितने थे 3600 सेकंड्स, तो 24 के साथ उनको मल्टीप्लाई करोगे 86400 सेकंड आ जाएगा। ये आवर्स है ना जो इनको किस में कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, इसको मैंने खोल के लिख दिया 60 × 60। नेक्स्ट है 360, एक साल में कितने घंटे होते हैं, भूजो ने ये कैलकुलेट करने को कहा था। तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365 डेज होते हैं। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24, तो 365 में कितने होंगे 365 × 24, टोटल कितने होंगे 8760 आवर्स। अगर लीप ईयर है तो वो 366 डेज होंगे, और इंटू 24 तो 8784 आवर्स आएंगे वहाँ पे। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से डिफरेंट यूनिट्स है टाइम की, वो डिपेंड करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट नीड्स के ऊपर हम उस इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर जो आपकी एज है उनको हम ईयर्स में एक्सप्रेस करते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर्स में। सिमिलरली जो भी टाइम टेकन है आपका घर से लेकर आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है, जो टाइम है, जो भी है, उनको हम ईयर्स में नहीं करेंगे, उनको सेकेंड्स या आवर्स के मिनट्स में है उसको एक्सप्रेस करेंगे। जो भी टाइम है आपके स्कूल से घर तक का, उन्हें ईयर्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट्स नॉट वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। हाउ स्मॉल और लार्ज इज द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। तो मतलब कितना कहते हैं कि टाइम इंटरवल एक्चुअल में होता कितना है 1 सेकेंड का, कितना छोटा कितना बड़ा होता क्या है। 1 सेकेंड हम किस तरह से, मतलब अगर हम कह सकें कि हाँ इतना जब हम बोलेंगे या कुछ करेंगे तो उतना 1 सेकेंड हो जाएगा। तो क्या है, आपने टाइम जितना जा रहा है आपका ज़ोर से बोलने में 2001, वो नियर बाई कितना 1 सेकेंड के इक्वल होता है। जब आप बहुत ज़ोर से बोलते हो 2001, तो वहाँ पे क्या वो जो आप बोल रहे हो 2001 वो 1 सेकेंड के बराबर होता है। इसी तरह से आप जब काउंट करोगे आप 2001 से लेके 2010 तक, तो आप ज़ोर से बोलोगे 2001 से लेके 2010 तक और अपने क्लॉक से मैच करोगे तो वो आपको पता लगेगा कि वो 1 सेकेंड 2001 को जितना बोलने में टाइम लगता है उतना होता है। The pulse of a normally healthy adult at rest beats about 72 times in a minute, that is about 12 times in 10 seconds. जो पल्स है नॉर्मल हेल्थी अडल्ट पर्सन की वो बीट करती है अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट एंड दैट इज़ अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड। जब पर्सन रेस्ट पे है और तब उसकी जो है 12 टाइम्स करती है 10 सेकेंड में। मीन्स अगर आप नॉर्मल पर्सन है जो अपनी बीट को चेक करेगा 12 टाइम अगर वो बीट कर गए तो कितना टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड्स हो जाएंगे। दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन। ये जो पल्स बीट है हायर होती है इसका जो रेट है चिल्ड्रन में। तो इस तरह से मीन्स हम ये जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से हम पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है वो होता कितना है। Many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks become popular. pendulum clocks के पॉपुलर होने से पहले कुछ और डिवाइसेस यूज़ किए जाते थे क्लॉक के डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स यूज़ किए जाते थे, जैसे कि सन डायल्स हो गए, वाटर क्लॉक्स हो गए, सैंड क्लॉक्स हो गए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन डिवाइसेस की। यहाँ पे फिगर दे रखे, ये सन डायल हो गया, ये सैंड क्लॉक हो गया, ये वाटर क्लॉक हो गया। तो सन डायल की शेडोज की हेल्प से क्या टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस हैं वो डेवलप हुए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जब पेंडुलम क्लॉक नहीं थी, उससे पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक ब्लू ब्लॉक्स है, उसमें बताया गया है कि देखो देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ कांस्टेंट। जो आपके पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है। जो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स के पेंडुलम आते हैं उनकी जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट होता है। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। इट इज़ सेड दैट वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ चर्च। गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट एक बार चर्च में बैठे थे। वो क्या देखते हैं, एक लैंप देखते हैं लटका हुआ सीलिंग से विद द चेन की हेल्प से जो लैंप है वो स्लोली एक साइड से दूसरी साइड को मूव कर रहा है। वो उनको उस लैंप को नोटिस करते हैं और वो सरप्राइज होते हैं। वो फाइंड करते हैं कि जो उनकी पल्स की बीट है वो भी सेम नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच द लैंप कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। जब लैंप अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो उनकी जो पल्स की बीट थी वो एक बीट होती थी। तो वो इस तरह से उसे ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट विद द वेरियस पेंडुलम्स टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पेंडुलम्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ही फाउंड दैट पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ टेक्स ऑलवेज द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो
पेंडुलम थे गिवन लेंथ के, वो हमेशा सेम टाइम ले रहे थे अपनी ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स, इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से जो पेंडुलम क्लॉक्स थी हमारे पास आई थी। वाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेज वर रिफाइनमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स, जो वाइंडिंग क्लॉक्स और रिस्ट वॉचेज हैं ये रिफाइनमेंट्स हैं पेंडुलम क्लॉक्स की। पेंडुलम क्लॉक्स को और एक्यूरेट करके बनाया गया ताकि जो टाइम देखने में जो हमारे पास आउटपुट है, जो रिजल्ट है, उसमें कोई एरर ना आए। सो द रिमेनिंग चैप्टर आई एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो।